मैं राजकमल। आजकल समाचार देखने वालों का स्वागत, अभिनंदन। आज हमसे जुड़े हैं अरुण सिंह। अरुण सिंह गाजीपुर की राजनीति का एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा। जनहित के सवालों को लेकर अरुण सिंह बराबर संघर्ष करते दिखते हैं। जनहित के मुद्दों पर बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं और छात्र राजनीति से जन राजनीति में आए हैं। लिहाजा मैं उनसे सवालों का सिलसिला छात्रों की मांग से ही शुरू करूंगा। अरुण सिंह जी, सालों से गाजीपुर के छात्र विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं। अपनी इस मांग को लेकर वह कई बार सड़क पर उतर चुके हैं। अभी हाल ही में छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिला था और उनकी इस मांग को आप किस अंदाज में लेते हैं? गाजीपुर में विश्वविद्यालय खोलने की मांग बहुत पुरानी है और आंदोलन में सहभागिता भी की है, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि जो लोग आंदोलन करते हैं इससे फिर दूर हो जाते हैं, नए नए छात्र इसमें आते हैं, क्या उनको उकसा करके इसके लिए उत्प्रेरित किया जाता है या वाकई में गाजीपुर की इस ज्वलंत मांग के लिए लोग जागरूक हैं? ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि आंदोलन 2011 में भी हुआ था। उस समय बसपा की सरकार थी, कुछ नहीं हुआ। और आंदोलन में अधिकांश लोग समाजवादी पार्टी के भी थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई 2012 से 17 तक रही, लेकिन उसमें भी यह मांग पूरी नहीं हुई। और आज भी वही चेहरे कहीं न कहीं दाहिने बाएं होकर के इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। पता नहीं किस मुंह से हवा दे रहे हैं। उनको तो पहले अपने सरकार की उपलब्धि की बात करनी चाहिए थी कि किन परिस्थिति में गाजीपुर में विश्वविद्यालय नहीं खुल पाया। क्या वाकई में कोई कठिन समस्या है? अभी इधर कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी की भी एक महिला नेता ने कहा था कि हमने विश्वविद्यालय पास करवा दिया है। पता नहीं किस कोने में पास करवाई थी, आज तक उसका कुछ पता ही नहीं चला, न कोई आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हुई। लेकिन छात्रों की यह समस्या नहीं, यह समस्या हर उस गार्जियन की है, संरक्षक की है, जिनके बच्चों के भविष्य के लिए वे चिंतित रहते हैं। अगर यहाँ पर विश्वविद्यालय हो जाए तो हमें नहीं लगता कि किसी अन्य जनपद से या जनपद पीछे, बल्कि अग्रणी श्रेणी में रहेगा, क्योंकि इस जनपद में 364 या 65 महाविद्यालय हैं। हर तरह से यह जनपद मानक को पूरा करता है और शिक्षा ऐसी आवश्यकता है जिससे समाज का समग्र विकास होता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी से अगर प्रतिनिधिमंडल मिला रहा होगा तो उन्होंने क्या कहा या प्रतिनिधिमंडल क्या बता रहा है, इसके बीच की कड़ी कोई जनप्रतिनिधि यदि बने तब इसकी पुष्टि की जा सकती है। अभी वो गाजीपुर में आए थे तो हमें नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कार्यकर्ता इस विषय को उनके सामने रखा, जबकि रखना चाहिए था, क्योंकि ये छात्रों की पुरानी समस्या थी और हर गार्जियन की समस्या है, हर गार्जियन के लिए उपलब्धि है। मैं भी अपने से करता हूं और मैं भी चाहता हूं कि यहाँ पर विश्वविद्यालय खुले। इसके लिए हमारी पुरजोर मांग है। छात्रों का भी कहना है कि भाजपाई जनप्रतिनिधि इस मसले पर उदासीन हैं। कुछ एक तो जुबानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन छात्रों को यह भी बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के किस जनप्रतिनिधि से, किस नेता से इस विषय पर वो लोग मिले थे, मांग किए थे, कहे थे, तब ये समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी उदासीन है या जागरूक है। अगर वो मिले हो किसी से, वो
नजरअंदाज किए हो तब तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी उदासीन है। अब इसकी जानकारी हमको नहीं है कि छात्र नेता किसी नेता से मिले रहे हैं। नहीं, जैसे अभी आपने नाम लिया एक जनप्रतिनिधि, भाजपाई जनप्रतिनिधि का, जी। जो जुबानी जमा खर्च ही लगता है उनका विश्वविद्यालय को लेकर। जी, लेकिन उनकी तरफ से पहल हुई रही होगी तभी यह विषय उन्होंने सबके सामने रखा था। अब उनसे छात्र नेता मिले थे कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी पहल रही होगी तभी उन्होंने इस तरह का बयान दिया था। अब नहीं कुछ दिखाई देने पर तो जवानी जमा खर्ची लग रहा है। अरुण जी, आप बराबर क्षेत्र भ्रमण करते हैं, प्राय हर रोज आपके यहाँ फरियादियों का जमावड़ा लगा रहता है। आप गाजीपुर में सबसे बड़ी जन समस्या किसे मानते हैं? भैया, हमारे यहाँ 1984 से जब मैं छात्र संघ पीजी कॉलेज का अध्यक्ष हुआ था, तब से अनवरत और अभी तक फरियादी आते रहते हैं। पता नहीं उनका किस तरह का भरोसा हमारे ऊपर है। उनका काम हो पाता है नहीं हो पाता है, लेकिन विश्वास उनका अटल रहता है। और मैं देख रहा हूं कि तीसरी पीढ़ी तक अब आने लगी है। कहां 1985 और कहां 2025, इसमें तीसरी पीढ़ी तक आने लगी है अपनी जन समस्या को लेकर के। उनको बहुत बड़ा भरोसा रहता है और मैं भी प्रयास करता हूं कि उनके हर सुख दुख का साथी बन सकूं, उनकी जन समस्याओं का निराकरण शासन प्रशासन द्वारा कराया जा सके। मैक्सिमम होता भी है, क्योंकि मैं न्याय का पक्ष लेता हूं और न्याय के पक्ष के साथ खड़ा रहता हूं। तो प्रशासन कब तक नजरअंदाज करेगा न्याय को? अन्याय तो कहीं कहीं हो जाता है प्रशासन से या किसी अधिकारी से, तो उसके खिलाफ भी हम लोग संघर्ष कर लेते हैं। इसलिए प्रशासन या अधिकारी इस बात से सचेत रहता है कि अरुण सिंह यदि कोई पैरवी कर रहे हैं तो वो न्याय हित की ही पैरवी कर रहे हैं, गलत पैरवी नहीं करते हैं। और कहीं कोई ऐसी बात हो जाती है कि गलत पैरवी से ही अगर किसी का बहुत बड़ा भला होता है, तो उसको समझौते के आधार पर मैं प्रयास करता हूं कि यह मामला सुलझा लिया जाए। अब रही गाजीपुर में समस्या की बात, हमारे समझ से जनता की जो मूलभूत समस्या है, जनता की जो न्यूनतम आवश्यकता है, उस विषय को लेकर के सबसे पहले हमें स्वास्थ्य चिकित्सा की आवश्यकता दिखाई देती है और इसमें घोर भ्रष्टाचार अस्पतालों में है। यह कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उनके पास समय नहीं था, वो केवल भ्रमण करके चले गए। उनको किसी जनप्रतिनिधि ने यहाँ की वास्तविकता नहीं बताई, वो पीठ थपथपा कर चले गए। लेकिन जमीन से जुड़ी जो हकीकत है, गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज तो खुल गया, लेकिन यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। प्रिंसिपल मतलब मेडिकल कॉलेज जो गाजीपुर में है, उसके जो प्रधानाचार्य हैं वो घोर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आए दिन उनकी शिकायत हम लोग को मिलती रहती है और उनके खिलाफ पत्र भी हम लोग भेजते रहते हैं, लेकिन पत्र कहाँ जाता है, क्या कार्रवाई होती है, उन्हीं के यहाँ जांच के लिए आ जाता है, उनकी रिपोर्ट लग जाती है, काम खत्म हो जाता है। मरीज अस्पताल में इतना परेशान होता है, कई विभाग के तो यहाँ डॉक्टर ही नहीं है। सबसे प्रमुख डॉक्टर हार्ट विभाग का यहाँ है ही नहीं है। न्यूरो में सुने हैं कि कोई अच्छा डॉक्टर आया है अभी, लेकिन अभी उनकी कार्य पद्धति से हम लोग परिचित नहीं है। कई विभाग के डॉक्टर गाजीपुर में नहीं है। फिर कैसे जो है यह दावा किया जाए कि यहाँ समुचित चिकित्सा व्यवस्था है? मरीज विपन्नावस्था में पहुंचता है,
फोन करता है कि भैया इतना पैसा मांगा जा रहा है, कह रहे हैं इसके बाद इलाज होगा, नहीं तो हम रेफर कर देंगे, ट्रामा सेंटर में जाओ, बनारस जाओ। गरीब आदमी परेशान होता है, रोता है, कर्ज लेता है, इलाज कराता है। और इसकी अगर सही ढंग से जांच करा दी जाए एक दिन चंचल अवस्थी से भी बात हुई इस विषय पर। हम कहे कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, आप खुद इसकी जांच करिए। ये मेरा दावा है कि यहाँ घोर भ्रष्टाचार है और आप इसका प्रमाण बनिए और तब जाकर के आप जो है मुख्यमंत्री जी को बताइए, क्योंकि अकेले जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के रूप में आप हैं यहाँ पर और यह दायित्व तो आपका बनता है। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, यहाँ का प्रिंसिपल भ्रष्ट है, लेकिन देखिए क्या होता है। इसके अलावा भी गाजीपुर में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो गरीबों से जुड़ी हुई हैं, किसानों से जुड़ी हुई हैं, नौजवानों से जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तहसील में हो रहा है। गोड़ खरवार जाति के जो लोग हैं, जिनका शुरू से 15 साल से 25 साल से जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, उसको लेखपाल खेला खेल रहे हैं। उसके किसी पट्टीदार का पिछड़ी जात का प्रमाण पत्र बना करके पूरे समूचे समाज को प्रभावित कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो अब पिछड़ी जात में आ रहे हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। जिलाधिकारी महोदय इस पर ध्यान देंगे कि जो लेखपाल अभी 3 साल पहले तक बना रहा है कि अनुसूचित जनजात के आते हैं और 3 साल बाद वो कहां से पिछड़ी जात में आ गई, किस परिस्थिति में उन्होंने ऐसा किया? या तो इसका लाभ देने के लिए कि लाभ न मिले इसलिए उन्होंने ऐसा षड्यंत्र किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने गोड़ खरवार महासभा को अनुसूचित जनजाति से जोड़ा और प्रमाण पत्र तब से जारी होता है। ये बीच की जो सरकारें आ जाती हैं वो भी शासनादेश आता रहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री का शासनादेश आया हुआ है। उस शासनादेश के तहत ये लेखपाल काम नहीं कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के पूर्व की सरकारों को चमकाने के लिए और योगी जी के खिलाफ साजिश करते रहते हैं। हमारे पास कई ऐसा प्रमाण मिला है कि ये लेखपाल जानबूझ करके गोड़ खरवार जाति के लोगों का प्रमाण पत्र पिछड़ी जात का बना दे रहे हैं। और कई लोगों से मैं बात किया तो ये कहते हैं कि गोड़ और खरवार जाति के प्रमाण पत्र में हम लोगों को निर्देश है कि इनके रिश्तेदारों को, पटीदारों को, दूर दराज में भी रहने वाले लोगों को सबकी हम जांच करके तब इस निर्णय पर पहुंचे कि ये किस कैटेगरी में आते हैं। अरे भाई, ये तुमको कहां अधिकार है? जो शासनादेश मिला उससे काम करो। तो ये अपना शासनादेश चलाते हैं, नई नीति लगाते हैं। आज भी अभी गोड़ खरवार के लोग जो है तहसील में डटे हुए हैं। तहसीलदार रोज प्रयास करते हैं लेकिन एक न एक कारनामा कर दिखाते हैं। इस तरह की समस्या। अब बताइए, उनके बच्चे एडमिशन नहीं पा रहे हैं, एडमिशन के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, बेचारे आज तक देख रहे हैं। वे सर्विस पा जा रहे हैं, उसमें नहीं दे पा रहे हैं। कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। इस तरह की और भी समस्याएं हैं। जैसे किसान है, अब किसान खेती बाड़ी के समय हर जगह डांड मेढ़ का झगड़ा प्रारंभ हो गया है। गांव में पानी के बहाव का झगड़ा प्रारंभ हो गया है। उसमें भी मूलभूत रूप से लेखपाल ही उसके आधार बने हुए हैं। शायद कोई ऐसा आदेश भी हुआ है कि रेवेन्यू के मामले में पुलिस न कुछ करे, रेवेन्यू वाले ही करें। अब इनको इतना बड़ा पावर मिल गया है। जैसे एक मामला रेवसा का है, वहां पर 9 बार नापी हुई है, 5 बार सपा के शासन में, 4 बार बसपा के शासन में। रेवसा ब्लॉक बता, ब्लॉक जी, रेवसा किस ब्लॉक का? करंडा ब्लॉक में, करंडा ब्लॉक में एक रेवसा गांव आता है। वहां बिंद और पासी समाज के लोग मूल रूप से रहते हैं। तो वहां पर
9 बार नापी हमारी जानकारी में हुई है, 5 बार सपा के शासन में, 4 बार बसपा के शासन में। और जहां लट्ठा गिरा, जहां नक्शा गिरा, जहां कड़ी गिरी, अब की इसी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एक लेखपाल कहीं से प्रभावित होकर के रिश्वत लेकर के ऐसा नापी किया कि पासी समाज के लोगों के घर में 3 लट्ठा घुसा दिया। या तो उन 9 बार की नापी वालों के खिलाफ कार्रवाई हो या इसके खिलाफ कार्रवाई हो। पिछले साल धरना प्रदर्शन में कचहरी पर मैं इसकी मांग किया था, तो मामला रुक गया था। ये फिर मामला प्रारंभ हो गया है। ये गांव की राजनीति भी इसमें प्रधानी की चल रही है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि लेखपाल को इतना अधिकार है कि 9 बार की नापी को फेल करके 10वीं बार में दूसरी तरफ घुमा दे, और लेखपाल के दस्तखत को गवर्नर तक मानता है। अभी शायद जोगी जी ने कुछ एक नया आदेश किया है कि लेखपाल के ऊपर अब नायब तहसीलदार जांच करेंगे, उनकी अब रिपोर्ट मान्य होगी। यह एक नया इतिहास में नया अध्याय जुड़ा है। तो जोगी जी के इस कारनामे से किसानों में भी एक भरोसा पैदा हुआ है। नहीं तो लेखपाल इसको अपनी जागीर समझ लिए थे कि हम जो कह देंगे, जो कर देंगे वही होगा। अब गांव गांव में समस्याएं पैदा हो रही हैं। 3 जगह की नापी का मैं रिकॉर्ड दूंगा कि तीसरी नापी पूरी कमेटी बना करके हुई, वो कहीं और चला गया। 2 बार की नापी हुई, वो कहीं और चला गया। कई गांवों की समस्या मैं बता रहा हूं। आखिर ये क्या हो रहा है? ये सबसे बड़ी समस्या है। जो नवागत जिलाधिकारी गाजीपुर में आए हैं, हमने सुना है कि उन्होंने लेखपाल कानूनगो तहसीलदार, नायब तहसीलदार को निर्देशित किया है कि हर सप्ताह 2 नापी संपूर्ण रूप से कर दी जाए, क्योंकि बहुत से किसान पक्की पैमाइश का आदेश कराए कई सालों से पड़े हुए हैं, उनकी पक्की पैमाइश हो ही नहीं पा रही है। किसी का नक्शा छोटा है, किसी का नक्शा बड़ा है, किसी का नक्शा छोटा है तो उसको दुरुस्त करने की दरखास्त पड़ी है। 12 साल से आज तक नक्शा नहीं दुरुस्त हो पा रहा है। किसान इतना परेशान है, दौड़ते दौड़ते वो बुढ़ा मर गया, उसका बेटा लगा हुआ है उसको दुरुस्त कराने में। तो जिलाधिकारी महोदय इस पर ध्यान दें कि नक्शा दुरुस्ती का मुकदमा जितना हो उसको तत्काल निस्तारित कराएं, और जो पक्की पैमाइश का आदेश पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड उनके पास होगा, उसको तत्काल महीने भर के अंदर निस्तारित करा दे, ताकि किसान समुचित रूप से अपनी खेती तो कर सके। जिस देश का किसान ही बेहाल रहेगा, उस देश का कैसे भला होगा? खैर, अरुण सिंह जी, अब आपकी थोड़ा आपसे जुड़ी सियासत पे चर्चा हो। सबको पता है, गाजीपुर के लोगों को पता है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में आप बगावत कर खुद को भाजपा से अलग कर लिए, लेकिन आज भी अपने मिजाज से, जुबान से, पहनावे से, भाषणों में भी मोदी जोगी का नाम लेकर, अभी आपसे बात हो रही है, आप जोगी जी का कई बार नाम ले चुके, तो आखिर क्यों नहीं भाजपा में फिर से लौट आ रहे हैं? देखिए, सही बात तो यह है कि मैं भाजपा में ही हूं, मैं भाजपाई हूं। इसके पीछे केवल 2 तर्क हैं। एक तो जैसे आप खुद कह रहे हैं कि मैं भाजपा की बात करता हूं, मोदी जोगी जी की बात करता हूं। बहुत से पत्रकार भी इस बात को कहते हैं, जनता भी कहती है। कई लोग तो दूसरे दल के मिल जाते हैं कहीं फंक्शन में, तो वो भी कहते हैं, और सत्यता भी यही है। दूसरा कारण यह है कि मैं जब 1999 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया, तो माननीय राजनाथ जी प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे।
उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मुझे आजीवन सदस्यता ग्रहण कराई थी। और जब 2014 की बात आप कर रहे हैं, जब ऐसी कुछ परिस्थिति सामने आई कि मुझे लगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी में मैं काम कर रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी अब थोड़ा भटक रही है। वो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात तो करती है, लेकिन राष्ट्रवाद से दूर हो रही है, समाज के लोगों से दूर हो रही है, गरीबों से दूर हो रही है। जो मेरी हावी रही है कि मैं शुरू से गरीबों मजलूमों के लिए संघर्ष किया हूं, उनको न्याय दिलाया हूं, उनसे जब दूर हो रही है, तो उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन वही राजनाथ सिंह जी, जो पहले प्रदेश के अध्यक्ष थे, हमको सदस्यता ग्रहण कराए थे, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और वो जानते थे कि मैं इनको आजीवन सदस्यता ग्रहण कराया हूं, इसलिए उन्होंने हमारे इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। फिर मैं निर्दल चुनाव लड़ गया। तो इसमें भी होता है कि जिस पार्टी का कोई बगावत करके चुनाव लड़ जाए, उसको पार्टी निकाल देती है। जैसे जैसलमेर में जसवंत सिंह जी को 6 साल से निकाल दिया गया था, वो लड़ गए थे, लेकिन मुझे पार्टी से भी नहीं निकाला गया। यशवंत सिंह जी मानो कि भाजपा में नहीं। यशवंत सिंह जी मतलब पूर्व एमएलसी? नहीं नहीं, राजस्थान में जैसलमेर में जी जी जसवंत सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे जी। तो वो भी निर्दल चुनाव लड़े थे, और इधर मैं निर्दल चुनाव लड़ा था भाजपा से हट करके। उनको 6 साल के लिए निकाल दिया गया था, लेकिन मुझे नहीं निकाला गया। तो जब राष्ट्रीय नेतृत्व मुझे पार्टी से नहीं निकाला, तो छुट भैये हमको कहते रहे कि मैं भाजपा में नहीं हूं, भाजपा में नहीं हूं। और भाजपा का मतलब क्या है? भाजपा का मतलब यह है कि एक शक्तिशाली सशक्त संगठन जो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है। जैसे आरएसएस है भाजपा के साथ, तो आरएसएस भी राष्ट्रवाद की केवल बात करता है। उनका गुरु ध्वज होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता है। मैं उनकी नीति से भी संपूर्ण रूप से संतुष्ट रहता हूं, गुरु दक्षिणा भी करता हूं, हमारा बेटा जाके करता है। तो जब मैं जमीर से राष्ट्रवादी हूं, तो क्या इससे और कोई हट करके भाजपा है क्या? भाजपा तो वही ना है जो राष्ट्र के लिए संघर्ष करती थी। राष्ट्रवाद प्रबल हो, हमारा देश संगठित हो, एक हो, अक्षुण हो, अखंड हो, इसके लिए संघर्ष करती थी। और आज जब भाजपा सत्ता में है, तो यह दायित्व बनता है कि भाजपा के सम्मान को बढ़ाएं। मैं बढ़ाने का काम करता हूं, उसमें मोदी और जोगी जी इतना प्रबल रूप से भाजपा का सम्मान बढ़ा रहे हैं। जोगी जी ऐसी योजनाएं लागू कर रहे हैं जो समाज में सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। समाज का कोई भी वर्ग उनसे दुखी नहीं है। सबसे पहले तो सरकार किसी की भी हो, उसका दायित्व बनता है कि उसकी जो भी योजना लागू हो वो हर वर्ग में पहुंचे। पहले ऐसा नहीं होता था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं भुक्तभोगी हूं। मैंने इसके लिए संघर्ष किया है, सरकारी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने के लिए, या जो उसके लायक है वहां तक पहुंचाने के लिए मैंने इतना संघर्ष किया है कि दर्जनों मुकदमे हमारे ऊपर सरकारों ने लाद दिया, हमारा मुंह बंद करने के लिए। लेकिन मेरा नारा था कि दमन के बल पर संघर्ष को नहीं दबाया जा सकता है। दमन कितना हो, मैं संघर्ष करता रहा। लेकिन आज की सरकार में भले लोग मुकदमे से डर रहे हैं, लेकिन किस तरह के मुकदमे से डर रहे हैं? क्या सरकारी योजनाओं के लिए कोई संघर्ष करता दिखाई दे रहा है? जितनी सड़कें उत्तर प्रदेश में बनी हैं, हाईवे बने हैं, इसके लिए कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है? आज किसान कितना खुशहाल है, पहले हम लोग को अच्छी तरह याद है
कि 8 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे बिजली मिलती थी और उसके लिए किसान परेशान था। हम लोग धरना प्रदर्शन करते थे, मुकदमे लगा दिए जाते थे। और गाजीपुर में एक माफिया, एक गुंडा लाउड स्पीकर से ऐलान करवाता था कि गाजीपुर को हम 22 घंटे बिजली दिलवाएंगे। उसकी तूती बोलती थी। सरकार किसी की भी हो, गुंडा माफिया जो कहता था वो होता था। लेकिन आज की सरकार में गुंडे माफिया की तो बात छोड़िए, कोई दबंग नेता, दबंग मंत्री भी इस हैसियत में नहीं है यह कहने के लिए कि वह विशेष रूप से विशेष जिले में, विशेष गांव में, विशेष तहसील में कितना घंटा बिजली अलग से दिलवा दे। क्योंकि योगी जी की कार्यप्रणाली ऐसी है कि बिजली जो निर्धारित है वो सबको मिलेगी। 20 घंटे देहात में, 18 घंटे देहात में, 24 घंटे नगरों में, 22 घंटे नगरों में, ये चिन्हित है। और जहां चिन्हित है उतनी बिजली मिल रही है, किसी को दलाली की आवश्यकता इसमें नहीं है। आज किसान खुशहाल है। एक दिन मैं भी अपने गांव पर जाकर के धान की रोपाई की करवाया। पहले रोपाई होती थी 4 घंटे बिजली, उसमें 10 मिनट पर कट जाए, 20 मिनट पर कट जाए। कटौती तो खैर अभी भी होती है, कटौती के लिए सरकार दोषी नहीं है, हम और आप दोषी हैं। क्योंकि बिजली की इतनी चोरी हम लोग कर रहे हैं कि उसी चोरी के चलते लोड बढ़ रहा है। जो मानक है उससे अधिक लोड हो जा रहा है, तो कटौती होना ही है। लेकिन 18 घंटे बिजली गांव देहात को मिल रही है। किसान खुशहाली से धान की रोपाई कर रहा है। जो मैं करके आया हूं, प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, ये किसी की सुनी और कहीं नहीं बता रहा हूं। एक बार जमानिया में 28 दिन तक बिजली समाजवादी पार्टी के शासन में नहीं थी। वहां के किसान, व्यापारी और छात्र सब परेशान थे और उनके आह्वान पर हम लोग वहां धरना प्रदर्शन किए। सुबह से शाम तक बैठे, तमाम अधिकारी आए, मना किए, समझाए कि हट जाइए। हम कहा नहीं, अब आर पार की लड़ाई होगी। 5 बजे तक वही 28 दिन की बिजली दुरुस्त करके किसानों को और व्यापारियों को दे दी गई। इसका मतलब विभाग दोषी था, सरकार का अंकुश नहीं था। आज भी हो सकता है भाजपा के शासन में भी कहीं कहीं इस तरह की घटनाएं हो रही होंगी, तो विभाग दोषी है। इसके लिए आवाज उठाने की आवश्यकता है, आवाज उठानी चाहिए। हम लोग उठाते हैं। खैर, अब आखिरी सवाल अरुण सिंह जी, पंचायत चुनाव आना है इस साल आखिर में या अगले साल शुरू में हो जाए, फिर 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, मतलब 2 साल बाद। इन चुनावों में आप खुद को किस भूमिका में खड़ा रखेंगे? मैं जमीन से जुड़ा हुआ नेता हूं और सच्चाई से जुड़ा हुआ हूं। समाज का सही प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी वर्ग जाति का नेता अगर आगे बढ़ता है तो मैं उसको आगे बढ़ाने का काम इस पंचायत के चुनाव में करूंगा, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो। क्योंकि गाजीपुर जनपद का कोना मुझसे अछूता नहीं है। मैं लोकसभा का निर्दल चुनाव लड़ करके इस कोने कोने में, जर्रे जर्रे में झांक लिया हूं इस जनपद के कि कहां किस बात की आवश्यकता है। और उस योग्य अगर कोई कार्यकर्ता निकलता है, संकल्प लेता है, चुनाव लड़ता है, तो मैं पूर्ण रूप से उसको समर्थन करके आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि समाज का सर्वांगीण विकास इसी कड़ी से हो, क्योंकि ये समाज की सबसे छोटी कड़ी होती है। अगर यहां से विकास शुरू हो जाए तो ऊपर अपने आप विकास होगा। रह गई 2027 की बात। 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मैं एक समाजवादी पार्टी के नेता का एक दिन वक्तव्य सुन रहा था। वह कह रहे थे कि 2027 हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। इसका मतलब इसके पहले का चुनाव आपके लिए कोई मायने नहीं था कि आप जानबूझ के किसी को वाको भर दिए थे या आपकी मंशा नहीं थी।
तो मान्यवर, यदि आपके लिए जीवन मरण का यह प्रश्न होगा तो मैं भी एक सिपाही हूं भारतीय जनता पार्टी का। योगी जी का अनुयायी हूं, मोदी जी का अनुयायी हूं। और जिस भारतीय जनता पार्टी को, जिस सरकार को बनाने में वो संकल्प लेंगे, तो मेरा भी यह संकल्प होगा कि अभी योगी और मोदी जी के साथ साथ हमारे लिए भी जीवन मरण का प्रश्न होगा। यह हमारी भी चुनौती है और अवसर मिलेगा तो आमने सामने भी दिखाने को मैं तैयार हूं। अवसर मिलेगा तो मिलेगा तब। हाँ, अवसर मिलेगा तभी ना। अगर इसी तरह से काटने वाले लगे रहेंगे जिस तरह से काट रहे हैं और जनपद को गड्ढे में ढकेल रहे हैं, और जो बचे खुचे जिले के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर दलाली कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का काम नहीं करा पा रहे हैं, अपना जेबा भर रहे हैं, संगठन टूटता जा रहा है, तो मैं ऐसे संगठन में तो न काम किया हूं न करूंगा, और न ऐसे संगठन को भाजपा कहूंगा। भाजपा उसी को कहूंगा जो समाज का सर्वांगीण विकास करने के लिए उद्यत हो, सरकार की योजनाओं को जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गरीब तक पहुंचाने के लिए तत्पर हो, खड़ा हो, वो भाजपा है। और भाजपा की योजनाएं अपने आप लागू हो, मिले न मिले, और ये केवल दलाली करे, दलाली करके अपना पेट भरे, पॉकेट भरे, तो ऐसे नेता को, ऐसे संगठन को मैं भाजपा नहीं मानता। अवसर मिलने की जहां तक बात है तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कितनी काटछाट चल रही है। अब तो ऐसी भी राजनीति होने लगी है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है पंडित रामतेज पांडे जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। उनके समय में बसपा की सरकार हुआ करती थी और आंदोलन वो किए। जिस समय हमारे ऊपर गैंगस्टर लगा था कोऑपरेटिव के चुनाव में, उन्होंने जम करके आंदोलन किया था। और वही वह पीरियड था जब योगी जी के ऊपर आजमगढ़ में बम और गोली चलाए गए थे। वही 2009 था। ऐसे समय में गाजीपुर की कमान पंडित रामतेज पांडे के हाथ में थी। वह निर्विवाद व्यक्ति, न दलाली कभी किया किसी की, न किसी के सामने झुका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मोदी जी तो ईमानदार है, योगी जी तो ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दाग नहीं लगा सकता। लेकिन नीचे के जो नौकरशाही में भ्रष्टाचार की जो माया पहले से समाई हुई है, वो निकल नहीं पा रही है। इसके लिए उन्होंने आंदोलन भी किया और कई, चाहे लेखपाल रहे हो या कई कर्मचारी, घूस लेते हुए पकड़े भी जा रहे हैं। तो ऐसे नेता को भी दरकिनार कर दिया जाए, कोई अवसर ना मिले, तो मैं भी तो उसी कड़ी में आता हूं, मैं भी तो संघर्ष ही करता हूं। हो सकता है मुझे भी दरकिनार कर दिया जाए, अवसर न दिया जाए, फिर भी अवसर नहीं मिलेगा तब भी मैं अपनी जमीन के साथ जो दिन प्रतिदिन मेरी क्रिया है, प्रतिक्रिया है, जो मैं गरीबों के बीच जाता हूं, रहता हूं, सुख में दुख में, वो चलता रहूंगा, करता रहूंगा। संघर्ष भी सदैव अन्याय के खिलाफ करूंगा, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। मैं इस बात का दावा करता हूं कि अगर 2027 में अपने जेब का संगठन बना करके लोग टिकट दिलाएंगे, तो जैसे पीछे का झेल रहे हैं उसी तरह से जनपद फिर झेलेगा। मुख्यमंत्री जी भी आकर के गाजीपुर में क्या करेंगे, घूम घाम के बेचारे चले जाएंगे। वो किस बात पे दावा करेंगे? अब 1100 करोड़ योगी जी ने दिया तो उसकी केवल समीक्षा करके अपना चले गए। अब बाकी की क्या समीक्षा करें? गाजीपुर में, खैर ये माना जाए कि 2000 गाजीपुर की पहचान जिस तरह से अपराधियों के नाम पे हुआ करती थी, वो योगी जी की देन है कि अब अपराधियों के नाम से गाजीपुर की पहचान नहीं होगी, विकास के नाम पे होगी। लेकिन विकास की मुख्य धारा से अगर जनता जुड़ करके अवसर दे तब, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने वाले तथाकथित गाजीपुर के नेता यदि मोह माया त्यागे तब, और उनका मोह बढ़ता जा रहा है।
तो ऐसे में कहाँ अवसर मिलेगा। तो खैर अरुण सिंह जी, ये माना जाए कि 2027 में के विधानसभा चुनाव में आपके हाथ में भाजपा का झंडा और डंडा होगा। अवसर मिला अवसर मिला तो नहीं तो जन समर्थन रहेगा। समर्थन नहीं। लोकसभा के चुनाव में भी मजबूती से हम लोगों का समर्थन था, लेकिन किसी को खटक रहा था कि ये मंच पर न आ जाए, डंडा झंडा लेकर के प्रचार प्रसार न करने लगे, नहीं तो जनता इनके पीछे हो जाएगी, इनके साथ हो जाएगी, हम लोग अलग थलग हो जाएंगे। इस तरह के सोच के लोग गाजीपुर में हैं। तो इस तरह के सोच के लोगों के साथ तो मैं डंडा झंडा लेकर के मंच पे जाऊंगा नहीं। योगी जी का आदेश होगा, तुरंत डंडा झंडा पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा। संगठन का आदेश ऊपर से होगा, तुरंत डंडा झंडा लेकर खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन जो क्षुद्र स्तर की सोच रखने वाले लोग हैं, उनके विचार से तो मैं डंडा झंडा पकड़ने और मंच पे चढ़ने वाला नहीं। हाँ, अगर जोगी जी कहें, ऊपर का शीर्ष नेतृत्व कहे, तो आप झंडा डंडा लेके। हाँ बिल्कुल। मुझे देखिए, न मैं पार्टी से मेरा निष्कासन हुआ है, न अनुशासनहीनता की कोई चिट्ठी आज तक मुझे मिली है। बहुत से ऐसे साथी जो दूसरे दल में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, तो नई सदस्यता ग्रहण की है। मुझे नई सदस्यता भी नहीं ग्रहण करनी, वो आजीवन सदस्यता की रसीद हमारे पास है। मेरा निष्कासन हुआ नहीं है। बीच में एक बार बहुत जोर शोर से मामला लोकसभा में चला, तो लगा कि ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन जब फाइल निकली तो कोई हमारा निष्कासन हुआ ही नहीं था कि निष्कासन रद्द किया जाए। वही आगे सिंह का निष्कासन रद्द हुआ था, तो उनका निष्कासन जो है वापस ले लिया गया। तो हमारा जब सही से न निष्कासन हुआ है, न अनुशासनहीनता की कार्रवाई हुई है, तो मैं तो बेदाग छवि का भाजपाई हूं। जी जी जी। तो खैर, आप बेदाग भाजपाई हैं, जनता के साथी हैं, जन समस्याओं को लेकर बराबर संघर्षरत रहते हैं। इन सब सवालों का आपने जवाब भी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। से आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।